हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8। आई एम योगिता सिंह, योर एसएसटी टीचर। बच्चों, आज की जो डेट है वो है 9 जुलाई 2021 और आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये है हिस्ट्री का चैप्टर 2, व्यापार से साम्राज्य तक। ठीक है, हम इसमें ये देखेंगे कि जो ब्रिटिश लोग थे वो किस उद्देश्य से भारत में आए थे और उसके बाद जो उन्होंने किस तरह से साम्राज्य स्थापित किया। तो एक व्यापार के उद्देश्य से आए थे ब्रिटिश जो लोग थे और उन्होंने किस तरीके से हमारे ऊपर साम्राज्य स्थापित करा। तो इसमें हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है EIC, इसकी सत्ता जो है स्थापित हो गई थी भारत में। ये जो है सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर यानी कि इजाज़तनामा लिया था। किसके लिए? जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एक अधिकार मिल जाए कि पूरब साइड के जितने भी कंट्री हैं वहाँ पर जाके जो है वो व्यापार कर सकें। अब इसमें एक नोट दिया गया है, ये स्पेशल नोट है कि पुर्तगाल के खोजी यात्री कौन थे? वास्को डी गामा। इन्होंने जो है 1498 में पहली बार भारत तक पहुँचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया था। इम्पोर्टेंट है आपके लिए भी कि पूछ लेते हैं कि भारत का समुद्री मार्ग सबसे पहले किसने खोज करी थी? तो वो थे वास्को डी गामा 1498 में। पुर्तगालियों ने गोवा में अपना पहला ठिकाना बनाया था। कहाँ पर बनाया था? जो पोर्टुगीज़ थे वो आपके ईस्ट की तरफ वेस्ट की तरफ से आए थे और सबसे पहले वो गोवा में आए थे। ठीक है, फिर एक और स्पेशल नोट है कि 17वीं सेंचुरी की शुरुआत में डच तथा उसके कुछ समय बाद फ्रांसीसी भी आ गए। देखिए, पहले तो ब्रिटिश लोग आए थे, फिर पोर्टुगीज़ आए थे, है ना, वेस्ट की तरफ से। फिर उसके बाद कौन आए? फिर उसके बाद आए डच और फ्रेंच। ये जो है 17वीं सेंचुरी में आ गए थे। ठीक है, पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच और फ्रांसीसी, ये जो 4 लोग थे, ये लोग हमारे भारत में आए थे व्यापार के उद्देश्य से। पहली इंग्लिश फैक्ट्री जो है वो 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई थी। ये जो बता रही मैं स्पेशल टॉपिक है, ये मतलब पॉइंट है जो आपको याद रखने चाहिए। व्यापारियों को उस ज़माने में फैक्टर कहा जाता था। फैक्ट्री किसे कहा जाता था? व्यापारियों को। 1696 में फैक्ट्री की किलेबंदी शुरू हुई, चारों तरफ से उसे दीवार से बाउंड्री से घेर कर लिया। 1698 में अंग्रेज़ों ने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव की जिम्मेदारी भी खरीद ली। इनमें से एक गांव था कलिकाता, जो बाद में नाम इसका पड़ गया कलकत्ता, यानी जो आज का कोलकाता है। कंपनी ने औरंगजेब से शुल्क चुकाए बिना व्यापार करने का फरमान जारी करवा लिया। बंगाल के नवाब कर्म मुर्शिद कुली खान और अलीवर्दी खान उसके बाद जो फिर सिराजुद्दौला, यानी कि बंगाल के नवाब कैसे क्रम से चले? पहले कौन थे? पहले थे वहाँ के शासक मुर्शिद कुली खान, फिर अलीवर्दी खान आए, फिर आए सिराजुद्दौला। अब उसके बाद आता है प्लासी का युद्ध। ये जो प्लासी का युद्ध है ये 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला जो है इसको हराकर जब बंगाल के नवाब बने, सिराजुद्दौला ने 30,000 सिपाहियों के साथ में कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। उसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जा के लिए उधर का रुख लिया। फिर कलकत्ता के हाथ से निकल जाने पर उन्होंने जब खबर सुनी तो मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में, कौन थे वहाँ पर उस समय? रॉबर्ट क्लाइव, उनकी लीडरशिप में प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ अपनी सेना भेजी प्लासी के युद्ध में। फिर उसके बाद जो है उन्होंने मीर जाफ़र की गद्दारी की वजह से, सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफ़र, उसने जो है गद्दारी करी सिराजुद्दौला के साथ में, वो अंग्रेज़ों के साथ मिल गया और उसने जो है सिराजुद्दौला को हरवा दिया युद्ध में। सिराजुद्दौला को मारकर फिर जो है मीर जाफ़र को जो है अंग्रेज़ों ने वहाँ का नवाब बना दिया, क्योंकि उसकी कठपुतली बन गया था अंग्रेज़ों की मीर जाफ़र। फिर उसके बाद आता है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। ये भी ईयर जो है आपको याद रखना चाहिए। जब मीर जाफ़र ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। अब उसके बाद क्या होता है? मीर जाफ़र भी अब अगेंस्ट खड़ा हो जाता है अंग्रेज़ों के। तब अंग्रेज़ क्या करते हैं कि वो मीर जाफ़र को गद्दी से हटाकर उन्होंने मीर कासिम को नवाब बना दिया। ठीक है, मीर कासिम उन्हीं का आदमी था। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई 1764 में उसे भी हराना पड़ा, यानी अंग्रेज़ों ने बक्सर के युद्ध में जो है मीर कासिम को भी हरा दिया। अब फिर से मीर जाफ़र को दोबारा नवाब बनाया गया। ठीक है, अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने पड़ते थे, यानी कि अब सब कुछ किसके हाथ में था? कंपनी के हाथ में। 1765 में मीर जाफ़र की मृत्यु के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने ऐलान किया कि अब वो खुद ही नवाब बनेगा। कहाँ का? कोलकाता का, बंगाल का, आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया और बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट, राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि तैनात कर दिए।
अब इसमें स्पेशल नोट ये है कि रॉबर्ट क्लाइव के बारे में कि 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास आए थे तब उनकी उम्र कुल 18 वर्ष थी और उसमें बेहिसाब जो है कम उम्र में जो है इतना धन इकट्ठा कर लिया था। 1767 में 2 बार गवर्नर बनने के बाद भारत से हमेशा के लिए रवाना हुआ और 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे जो है भ्रष्टाचार के आरोपों में बहुत काफ़ी सफाई देनी पड़ी थी और उस आरोपों में उसे बरी कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद इंग्लैंड जाने के बाद में 1774 में उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। ये रॉबर्ट क्लाइव के बारे में जानकारी है। अब बात करते हैं हम सहायक संधि की। गवर्नर जनरल रिचर्ड बेल्सली, इनका जो शासनकाल था वो 1798 से लेकर 1805 तक था। इससे वेलेंसली की संधि भी कहा जाता है, ये इस टाइम पीरियड तक थी। जो रियासत सहायक संधि मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्रता सेनाएं रखने का अधिकार नहीं था, यानी कि संधि को अपनाने वाले के पास अपनी खुद सेना रखने का अधिकार नहीं था। जो शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। उदाहरण के लिए अवध के नवाब का आधा इलाका 1801 में व हैदराबाद के कई इलाके इसी आधार पर छीन लिए गए थे। अब बात करते हैं हम मैसूर टीपू सुल्तान के बारे में, जिसको शेर मैसूर के नाम से जाना जाता है। इनके हैदर अली इनके फादर थे, हैदर अली, जो 1761 में से लेकर उनका 1782 तक रहा। फिर उसके बाद टीपू सुल्तान आए जो 1782 से लेकर 1799 तक रहे। उनके नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था, पावरफुल हो चुका था। 1785 में टीपू सुल्तान ने बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारी से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का मॉडर्नाइजेशन भी करा, यानी कि आधुनिकरण किया, ठीक है, फ्रांसीसी लोगों की मदद से। उसके बाद मैसूर के साथ अंग्रेज़ों की 4 बार जंग हुई, ठीक है। टीपू सुल्तान के साथ में 4 बार जंग हुई। एक हुई 1767 पे 69 तक और 80 से 84 तक, फिर 90 से 92 तक और लास्ट हुई थी 1792 से में मराठों और हैदराबाद के निजाम और कंपनी की संयुक्त फौजों के हमले के बाद टीपू को अंग्रेज़ों से संधि करनी पड़ी थी। इस संधि के तहत उसके 2 बेटों को अंग्रेज़ों लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया। श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में जो है जो 99 में लड़ी गई थी, उसमें जो है टीपू को मार दिया गया और सारी सत्ता जो है वो वोडिया राजवंश के हाथों में सौंप दी गई। टीपू 4 मई 1799 को मारे गए थे युद्ध में, श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में। अब अंग्रेज़ों की मराठों से लड़ाई। फिर उसके बाद क्या होता है 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद में मराठा राज्य कई राज्यों में बट गया, यानी कि मराठा लोग हार गए इसमें। जो पानीपत की तीसरी लड़ाई है, इन राज्यों की बागडोर जो है सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में आ गई। ये सारे सरदार एक पेशवा के अंतर्गत कन्फेडरेंसी राज्यमंडल के सदस्य थे। पेशवा राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासन के प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। माधोजी सिंधिया और नॉन फर्नांडिस 18वीं सदी के आखिर के 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। मराठों के साथ अंग्रेज़ों के 3 युद्ध हुए। पहला युद्ध 1782 में सालाबाई संधि के साथ ख़त्म हुआ। दूसरा अंग्रेज़ मराठा युद्ध जो है 1803 से लेकर 5 का नतीजा ये हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा में दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गए। फिर उसके बाद जो है तीसरा युद्ध हुआ था, यह है 17 से लेकर 19 के बीच में। तो मराठों की ताकत कुचल दी गई थी इसमें और पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भाग पर कंपनी का अपना पूरा नियंत्रण हो गया। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है सर्वोच्चता का दावा। लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, 13 से लेकर 23 तक इनका शासन रहा। ये गवर्नर जनरल थे, उनके नेतृत्व में जो सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, वो सबसे ऊपर है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। कित्तूर जो कर्नाटक है की रानी थी चेन्नम्मा, उन्होंने जो है अंग्रेज़ों का विरोध किया और उसके बाद क्या हुआ कि 1824 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 1829 में जेल में उनकी मृत्यु हो गई थी रानी चेन्नम्मा की। चेन्नम्मा के बाद जो है कित्तूर में स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायना ने यह प्रतिरोध जारी रखा और लास्ट में फिर क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने जो है उसे भी 1830 में फांसी पर लटका दिया। फिर उसके बाद 1830 के दशक में अंत में कंपनी को रूस के प्रभाव से डर हुआ, इसलिए उन्होंने 1838 से 1848 के बीच में अफगानिस्तान के साथ लंबी लड़ाई लड़ी और वहाँ इनडायरेक्ट शासन स्थापित किया। 1843 में सिंध पर भी कब्जा करा। फिर उसके बाद पंजाब की बारी परंतु महाराजा रणजीत सिंह की वजह से दाल नहीं गली और 1839 में उसकी मृत्यु के बाद 2 लंबी लड़ाइयाँ हुई और 1849 में अंग्रेज़ों ने पंजाब पर भी अपना अधिग्रहण
स्थापित कर दिया। अब क्या आती है विलय नीति। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विलय नीति क्या है? तो अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 56 के बीच में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी। इसमें क्या था कि सिद्धांत के अनुसार किसी भी शासक की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसकी कोई पुरुष वारिस नहीं है। अगर कोई व्यक्ति मर जाता है, उसके पास कोई भी लड़का वारिस नहीं है, तो उसकी जो रियासत है वो हड़प ली जाएगी। तो इस सिद्धांत के आधार पर जो है कंपनी ने जो है सतारा 1848 में अपने अधिग्रहण में कर लिया। संबलपुर को 1850 में अपने कब्जे में ले लिया। उदयपुर को भी जो है उन्होंने 1852 में अपने कब्जे में ले लिया। नागपुर भी इस तरीके से 1853 में अपने कब्जे में आ गया उनके। और ऐसी झांसी जो उसमें रानी लक्ष्मीबाई थी, लेकिन उनके पास एक दत्तक पुत्र था, लेकिन वो भी मार दिया गया था। उन्होंने दत्तक पुत्र इसीलिए लिया था कि मेरे जो है उनके पति की मृत्यु के बाद में उनको ये गद्दी पर बिठा दिया, लेकिन उनको भी मार दिया गया था। ठीक है, तो सॉरी, उनका पुत्र मार दिया गया था, फिर उन्होंने दत्तक पुत्र जो है अपनाया था। लेकिन जो है डलहौजी ने ये कह के कि उनका कोई पुत्र नहीं है, और उन्होंने जो 1854 में अंग्रेज़ों ने जो है झांसी पर भी कब्जा कर लिया था। 1856 में कंपनी ने अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगाते हुए इसे भी नियंत्रण में ले लिया। अब नए शासन की स्थापना कैसे हुई? गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, जिनका शासनकाल था 73 से लेकर 1785 के बीच समय तक, कंपनी बंगाल, बम्बई, मद्रास की सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके 3 प्रेसिडेंसी में बटे हुए थे, बंगाल, मद्रास और बम्बई। अब शासन गवर्नर का होता था और सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने प्रशासकीय न्याय के क्षेत्र में कई सुधार किए। 72 में नई व्यवस्था के अंतर्गत हर जिले में 2 अदालतें स्थापित करी। एक थी फौजदारी अदालत, दूसरी दीवानी अदालत। फौजदारी अदालत में क्या था कि एक न्यायाधीश और एक मुस्लिम समुदाय का विविध जो कानून की व्याख्या करता है, काजी इसी व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाते हैं कि अंतर कलेक्टर की निगरानी में। यूरोपीय दीवानी में क्या था? यूरोपीय जिला कलेक्टर इन्हें मुखिया होते थे। अब इसमें स्पेशल नोट क्या है कि 1785 में जब वॉरेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड लौटा, एडम बर्के ने उस पर बंगाल के कुशासन का आरोप लगाते हुए फलस्वरूप हेस्टिंग्स पर महाभियोग चलाया था, जो ब्रिटिश संसद में कितने दिन तक चला था? 7 साल तक चला था। और 75 में 11 पंडितों और भारतीय कानूनों का संकलन तैयार करने का काम सौंपा। NB हॉलैंड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। फिर 1778 में यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों को भी एक संहिता तैयार कर ली गई। 73 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपील अदालत, सदर निजामत अदालत की स्थापना भी की गई। कलेक्टर भारतीय जिले ओहदा या पद ये होते हैं। ये एक पद होता है, इसका काम होता है लगान में कर इकट्ठा करना। ठीक है, न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारी, दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना कलेक्टर का ये काम होता था। उसका कार्यकाल कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था। अब कंपनी की फौज, अंग्रेज़ अपनी सेना को सिपाही, जो भारतीय शब्द से बना है, आर्मी कहते थे। 1820 के दशक से ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र से भी लड़ रहा था, जहां सिपाही मस्कट यानी तोड़दार बंदूक और मैचलॉक से लैस थे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। अब इसका टोटल कंक्लूजन क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक बन गया। इस तरीके से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है भारत से एक व्यापार करने के उद्देश्य से धीरे धीरे जो है पूरे भारत पर अपना कब्जा कर लिया। फिर उसके बाद 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन जो है स्थापित हो चुका था। तो बच्चों, मेन टॉपिक मैंने आपको बहुत अच्छे से इसमें समझाया है। बुक को रीड करेंगे, उसके बाद मेरी वीडियो को जो है कंप्लीट देखेंगे और बहुत ध्यान से समझेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।